हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की सीरीज में पढ़ रहे थे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। साथ में मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कैपेसिटर्स में। तो मैंने आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट भी बताया था लेक्चर नंबर 1 में। बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था पोलराइजेशन। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था क्या होता है पोलराइजेशन का प्रोसेस और कैसे पोलराइजेशन की वजह से आपका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है कैपेसिटर का, या मैं कहूं कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में। और साथ में ही हमने देखे थे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक, ओरिएंटेशनल और स्पेस चार्ज वाला। ये सारे के सारे हमने पोलराइजेशन देखे थे लेक्चर नंबर 2 में। बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। तो लेक्चर नंबर 3 में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्या होती है डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस और क्या होता है लॉस टेंजेंट। ये सारी बातें मैंने आपसे की थी लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं, आप ऊपर यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पर टॉप पर आई बटन आपको मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं पहले आप वो लेक्चर्स देखिएगा, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। कि पोलराइजेशन पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कैसे डिपेंड है पोलराइजेशन फ्रीक्वेंसी पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या घट रही है तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या असर पड़ेगा, या फिर आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा आपका राइटिंग मिस्टेक हो गया था, तो आप सभी स्टूडेंट उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको करेक्शन बता देता हूं। देखिए करेक्शन क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था लॉस टेंजेंट, जिसमें मैंने आपको tan डेल्टा बता दिया था। मैंने आपका प्रीवियस स्लाइड में लिख दिया था, प्रीवियस लेक्चर में लिख दिया था एप्सिलॉन r डैश अपॉन एप्सिलॉन r डबल डैश। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था या राइटिंग मिस्टेक हो गया था मेरे से, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप कहें रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। जब मैं आपका एसी फील्ड यूज करता हूं कैपेसिटर के अलोंग, उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। और जब हम आपका उसमें एंगल निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो वही यहां पर आएगा tan डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन r डबल डैश अपॉन एप्सिलॉन r डैश, ये आएगा क्योंकि एप्सिलॉन r डबल डैश आपका क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, और एप्सिलॉन r डैश क्या था, आपका रियल पार्ट था। तो इसको यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। यहां पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो आपको करेक्ट कर लेना है tan डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन r डैश अपॉन एप्सिलॉन r डैश, ठीक है, एप्सिलॉन r डबल डैश अपॉन एप्सिलॉन r डैश। ये है आपका लॉस टेंजेंट। ये एक छोटा सा करेक्शन है, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने ये सही कर लिया होगा और अपने नोट्स में लिख लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है आपका पोलराइजेशन पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे या
डाइलेक्ट्रिक लॉस पे। ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का और पोलराइजेशन के बीच में क्या आपका रिलेशन है, कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पोलराइजेशन में क्या असर आएगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा या कम होगा, या अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूं तो पोलराइजेशन पर क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपका टर्म होता है रिलैक्सेशन टाइम। एक टर्म होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी आपका के साथ पोलराइजेशन कैसे आपका वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एसी फील्ड जब मैं यूज करता हूं अक्रॉस द कैपेसिटर, जब मैं एसी फील्ड को यूज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि पोलराइजेशन आपका क्या कर जाता है, लैग कर जाता है। जितनी जल्दी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है उतनी जल्दी आपका पोलराइजेशन यानी आपके जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं कर पाते हैं और एक आपका क्या हो जाता है, लैग हो जाता है उनके बीच में। यही मैंने आपको समझाया था। तो क्या होता है कि ये जो पोलराइजेशन जो प्रोसेस होता है जब एसी फील्ड में, जब हम एसी फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो पोलराइजेशन प्रोसेस होता है वो आपका होता है फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम पर डिपेंड करता है। और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है देख लीजिए, पीटी इक्वल टू पी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टी आर, जहां पर टी आर क्या है, टी आर है आपका रिलैक्सेशन टाइम और पी क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोलराइजेशन जो आपका अटेन कर लेगा जब हम क्या करेंगे, लंबे समय तक स्टैटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू हमें पोलराइजेशन के मिलेगी वो आपकी पी की मैक्सिमम वैल्यू है और टी आर आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, तो यहां देख लीजिए आपका लिखा हुआ है, दो कलर से मैंने आपका हाईलाइट कर रखा है, एक ग्रीन कलर से एक मैंने पिंक कलर से। पहला है आपका किस चीज का बताता है ये रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम टी आर इज अ मेजर ऑफ द टाइम स्केल ऑफ द पोलराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, ये वो टाइम होता है आपका जो पोलराइजेशन प्रोसेस आपका लेता है कितना पहुंचने में, 0.63 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि P मेरा यहां पर आपका क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था, और PT में मैं आपका क्या रख दूं, 0.63 टाइम्स ऑफ P रख दूं। उस केस में मुझे जो आपका टाइम मिलेगा वो मेरा टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि पोलराइजेशन प्रोसेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 टाइम पहुंचने में कितना टाइम मिलेगा, वही है आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो उम्मीद करता हूं रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट या ये रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम को हम देख लेंगे, यानी कि मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि वैसे तो आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पूरा एक बार स्पेक्ट्रम बता देता हूं, जिससे कि क्या होगा आप इजीली रिलेट कर पाओगे जब हम फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखेंगे किसके साथ, या फ्रीक्वेंसी के चेंजेस को देखेंगे पोलराइजेशन के साथ, डाइलेक्ट्रिक लॉस के साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। तो एक बार इसको समझ लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली इमेज में आपको दो स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, एक दिख रहा है रेडियो स्पेक्ट्रम और एक दिख रहा है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। और फ्रीक्वेंसी पर जरा ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दीजिए एक बार। फ्रीक्वेंसी आप जब देखेंगे रेडियो स्पेक्ट्रम से जब आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी देखिए इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपका रेडियो स्पेक्ट्रम में लो फ्रीक्वेंसी आपकी चल रही है और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में बढ़ते चले जा रहे हो। जनरली हम क्या पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पढ़ा दिया जाता है इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जनरली देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रेडियो स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जैसे जैसे होगा तो पोलराइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी है। तो हमें कहां से लेना पड़ेगा, रेडियो स्पेक्ट्रम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप यहां देखेंगे तो आप देखेंगे रेडियो स्पेक्ट्रम में लिखे हुए हैं VLF, LF, MF, HF, VHF,
ये क्या है? तो यहाँ देखिए इसका मैंने राइट हैंड साइड में एक इमेज लगा रखा है, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है VLF, तो यहाँ पर V देखिए, V मतलब वेरी, L मतलब लो, F मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि VLF का मतलब क्या है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, LF लो और फ्रीक्वेंसी, LF लो फ्रीक्वेंसी, MF क्या हो जाएगा उसी तरीके से? मीडियम फ्रीक्वेंसी, HF हाई फ्रीक्वेंसी, VHF देखिए V क्या है? वेरी, H है आपका हाई, FF फ्रीक्वेंसी तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, U क्या है? अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड E है आपका एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। तो इनको हमने जैसे हमने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में नाम दिया है इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेंज आपका एक्सरे, इसी तरीके से रेडियो स्पेक्ट्रम में हमने कैसे नाम दिया है? VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF एंड EHF। समझ में आ गया होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? रेडियो स्पेक्ट्रम से जब मैं आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहा हूं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। एक बार आप नीचे वाली इमेज देख लीजिए कि जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है, जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उसमें जो अलग अलग आपकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस थी, VLF में जो थी, LF में जो थी, वो फ्रीक्वेंसी रेंजेस आपकी किस किस एप्लीकेशंस में यूज की जाती हैं उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे VLF आपका मैरीटाइम रेडियो नेविगेशन में, LF भी आपका मैरीटाइम रेडियो एंड नेविगेशन में, MF एंड HF आपका रेडियो वगैरह में आपकी यूज की जा रही है, VHF वगैरह टेलीविजन में यूज किया जा रहा है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपका मोबाइल फोन, GPS, वाईफाई वगैरह में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं रेडियम स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज का। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा क्लियर हो गया होगा एक बार, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है या हम कहें लो से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ चल रहे हैं, तो पोलराइजेशन पे क्या असर पड़ रहा है? सर जी डाइलेक्ट्रिक लॉस पे क्या असर पड़ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा? ये सारी चीजें अब हम देखेंगे, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या था। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डाइलेक्ट आपका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन और पोलराइजेशन पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी वेरी करेगी, लो से हाई जाएंगे, तो पोलराइजेशन पर क्या असर होगा? नहीं, फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे किसका? फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस देखेंगे किस पर? पोलराइजेशन पे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो मैंने देखिए हर इमेज में ऊपर की टॉप पर लगा रखा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्यों लगाया है सर जी आपने? ये इसलिए लगाया है कि जब मैं आपको नीचे के सारे पॉइंट बताता जाऊंगा तो आपको क्या करना है, आपको इस इमेज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने ऊपर लगाया है, यहाँ पर आपको ध्यान देते जाना है कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस और पोलराइजेशन की पोलराइजेशन फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप एक बात रिकॉल कर लीजिए सभी स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में लेक्चर नंबर 2 में। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको पोलराइजेशन और टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पढ़ाया था। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर सबसे पहले देखिए और समझिए कि टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपका नेम लूंगा तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पढ़ाया था, आयनिक पोलराइजेशन समझाया था, मैंने ओरिएंटेशन पोलराइजेशन समझाया था और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन आपको बताया था और समझाया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है ये आपका 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज की जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट, मैंने बोला 10 टू द पावर 15, आप ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आइए 10 टू द पावर 15 को देखिए कौन सा रीजन बता रहा है। जब आपने 10 टू द पावर 15 देखा, ये आपका कौन से रीजन में आ रहा है? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे किस रीजन में थी? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में। तो स्टूडेंट क्या होता है 10 टू द पावर 15 के आसपास, देखो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है 10 टू द पावर 15, इसका मतलब यह है कि थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, 10 टू द पावर 16 या 14 तक ये आपका काम कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस रेंज से आगे मेरा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का इफेक्ट देखने को आपका क्या होता है? नहीं मिलता है, वो खत्म होता चला जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 टू द पावर 15 से आगे चल रहा हूं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मेरा 10 टू द पावर 15 अप्रोक्स इतनी फ्रीक्वेंसी तक क्या करेगा? आपका एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ये आपका धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयनिक पोलराइजेशन की।
आयनिक पोलराइजेशन में क्या होते हैं, देखिए आयंस, इसमें क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक मटेरियल होगा आपका, तो उसमें आपके आयंस होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो इसमें आयनिक पोलराइजेशन में किसकी वजह से होता है आपका, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस ड्यू टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होते हैं, थोड़े से आपके भारी होते हैं, थोड़े से हैवियर होते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लेते हैं आयंस, वो आपके क्या लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। अब क्या होता है, आयनिक पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 10 टू द पावर 13 अगर आप हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखें, तो ये जो आयंस होते हैं आयनिक पोलराइजेशन में, ये 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक तो रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके क्या हो जाते हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हमें आयनिक पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि अगर मैं आपका लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक अगर मूव कर रहा हूं, तो मुझे 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक क्या मिलेगा, आयनिक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, और उसके आगे इसका इफेक्ट आपका खत्म होता चला जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहां पर तक देखने को मिला था, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज तक देखने को मिल रहा था, और उसके आगे उसका इफेक्ट खत्म होता चला जा रहा था। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की और आपका स्पेस चार्ज पोलराइजेशन की। अब क्या है, क्योंकि जैसा कि आपका सबसे रैपिड प्रोसेस, मतलब रैपिड मतलब सबसे फास्ट कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, उससे थोड़ा स्लो कौन था, आयनिक पोलराइजेशन हो रहा था। आयनिक पोलराइजेशन से थोड़ा स्लो क्या होगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन से सबसे ज्यादा स्लो कौन सा होता है आपका, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है ये आयनिक पोलराइजेशन से भी आपका धीमे होता है। धीमे का मतलब क्या है, धीमे का या तेज का मतलब ये है कि ये समझ लीजिए, जैसे जैसे मेरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बदल रहा था, क्योंकि हमने एसी फील्ड अप्लाई कर रखा था, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था, और आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, फ्रीक्वेंसी आपने बहुत बढ़ा दी है, तो आपने क्या करा, यानी फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत जल्दी जल्दी वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, वो भी आपका जल्दी जल्दी वेरी करेगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन, ये स्पेस वाले क्या है, इतनी जल्दी आपके ओरिएंट नहीं हो पाते हैं, ये धीमे हैं। जिस आपकी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, उस स्पीड से ये चेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इंडस उस सेंस में आपका ये स्लोअर और आपका फास्टर बताया गया है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या है, ये आपका आयनिक पोलराइजेशन से धीमा होता है। इसमें आपका क्या होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम, देखिए यहाँ वर्ड आ गया रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे यहाँ वर्ड आया रिलैक्सेशन टाइम, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा अभी सर ने बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम का पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया था। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का, वो आपका लिक्विड में कम होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स। अगर मैं बात करता हूं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की, तो मुझे किस फ्रीक्वेंसी तक ओरिएंटेशन पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने बोला 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज, ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आइए, किस कहां पर लाई कर रहा है, आप देखेंगे 10 टू दी पावर 9 है, 10 टू दी पावर 11 है, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, यानी कि माइक्रोवेव जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उस रीजन में आपका लाई कर रहा है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इसका मतलब यह है कि 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज के बाद मुझे क्या है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उससे पहले ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मुझे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। स्पेस चार्ज में बात करें, स्लोएस्ट प्रोसेस है, तो स्लोएस्ट प्रोसेस है तो आपका क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज पर आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए 50 टू 60 हर्ट्ज, आपकी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या होगा, इस प्रोसेस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपका क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर दिस प्रोसेस रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। और ये क्या है, आपका स्लोएस्ट प्रोसेस है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में देखने को मिलेगा, 50 टू 60 100 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जितना ही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, कम फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा पोलराइजेशन क्या है, एक एक करके खत्म होता चला जा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी पर मुझे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल रहा है, आयनिक भी मिल रहा है, आपका ओरिएंटेशन भी मिल रहा है, स्पेस चार्ज भी मिल रहा है। धीरे धीरे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक करके आपके पोलराइजेशन खत्म होते चले गए। सबसे पहले आपका कौन सा होगा, ठीक है, सबसे पहले आपने करा स्पेस चार्ज, आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले, स्पेस चार्ज खत्म। और मैंने स्पेस चार्ज जब आपको टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक्स में जो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिन भी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, जाके सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर मैंने एक पॉइंट बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स में स्पेस चार्ज जो आपका पोलराइजेशन होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, यानी ना के बराबर देखने को मिलता है। मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो आपका क्या हुआ, ओरिएंटेशन कुछ दूर तक तो चला, 10 टू दी पावर 10 तक, उसके आगे खत्म। फिर आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या हुआ, आपका
जो आयनिक था वो देखने को मिला, लेकिन आपका वो भी खत्म हो गया 10 टू दी पावर 13 के बाद। और 10 टू दी पावर 15 के बाद क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी खत्म हो गया। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया कि पोलराइजेशन मेरा फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कैसे कर रहा है। अगर मैं एक लाइन में इसको कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, मेरी पोलराइजेशन की वैल्यू यानी मेरा पोलराइजेशन क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। सर जी बिल्कुल ठीक कहा सर जी, ये तो हम भी ऑब्जर्व कर पाए कि हमारा पोलराइजेशन क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने पुराने लेक्चर देखे होंगे वो केवल इसी लाइन से एक कंक्लूजन अपने आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन और आपका रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन, याद होगा सभी स्टूडेंट को। रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिल्कुल सर जी हमको याद है, ये बिल्कुल याद आ गया, ये सारी चीजें आपने बताई थी। अगर याद है तो बताइए कि जब मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पोलराइजेशन कम हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या असर होगा, केवल इसी को समझने से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप वो एक्सप्रेशन याद कीजिए, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E ब्रैकेट में एप्सिलॉन R माइनस 1। यही तो जो एप्सिलॉन R है यही तो रिलेटिव परमिटिविटी है, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं, दोनों आपके एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, पोलराइजेशन कम हो रहा है और पोलराइजेशन मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मेरा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसी से आपने कंक्लूजन निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दिया सर जी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो पोलराइजेशन भी कम होगा और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक बार ग्राफ देख लीजिए किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ आपका पोलराइजेशन है, अगर एग्जाम में बनाने को आता है सिंपल ऊपर वाली जो मैंने कहानी आपको बताई है वो लिखी आइएगा और ये वाला ग्राफ बना दीजिएगा, आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए, पोलराइजेशन वाई एक्सिस पर, यहाँ फ्रीक्वेंसी है आपका 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर 16 तक जा रहे हैं। यहाँ देखिए स्पेस चार्ज देखने को मिल रहा है, वो खत्म, कुछ दूरी बाद ओरिएंटेशन देखने को मिला, कुछ दूरी बाद ओरिएंटेशन भी खत्म। फिर आपका आयनिक देखने को मिल रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी तक हमें आयनिक देखने को मिला, उसके बाद आयनिक भी खत्म, और फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन देखने को मिलता है, और कुछ फ्रीक्वेंसी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमें ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो वेरिएशन समझ में आ गया पोलराइजेशन का। सिंगल लाइन में याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपल बताना है कि मेरा पोलराइजेशन डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आपकी, तो पोलराइजेशन कम होता चला जाएगा। सिंगल पॉइंट आपका ये कंक्लूजन निकल आया। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? आ जाना चाहिए, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे सर जी ये तो आपने अभी हमें बता ही दिया, अभी जब आपने हमें पोलराइजेशन आपका पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ पोलराइजेशन, की पोलराइजेशन फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो लास्ट में आपने कंक्लूजन बताया था अभी कि आपका डायरेक्टली रिलेशन होता है पोलराइजेशन और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पोलराइजेशन कम हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतना तो आप अब बता ही दोगे, इतना आपको समझ में आ गया है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैसे डिपेंड आपका कर रहा है, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा बढ़ेगा या घटेगा। कंक्लूजन आपको पहले ही पता है, अभी मैंने बता दिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ लगा रखा है, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करिए आएगा और बाकी की जो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है उसको आप लिखिए आइएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ाया था, ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम एसी फील्ड लगाते हैं तब क्या कहानी होती है पोलराइजेशन के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था।
उसमें आपके दो कंपोनेंट आ गए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक आपका रियल पार्ट आया था, एक आपका इमेजिनरी पार्ट। यानी कि उसमें आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इमेजिनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखा जाता है, जिसमें एक रियल पार्ट था एप्सिलॉन आर डैश, एक इमेजिनरी पार्ट था एप्सिलॉन आर डबल डैश। वहां पर जो आपका एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे कि आपने जो एसी फील्ड लगा रखा है वो किस फ्रीक्वेंसी का आपने लगा रखा है। अब उसका इफेक्ट यानी उसका आपका कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है वो देखिए। यहाँ पर अभी मैंने बता दिया था कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो गीगा हर्ट्ज से देखिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में अगर मैं जा रहा हूँ रेडियो आपके स्पेक्ट्रम से, तो एप्सिलॉन जो है आपका एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अगर सभी स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर देखे हैं, अगर सभी स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो सभी स्टूडेंट्स को एक टर्म याद आ रहा होगा, मैं अभी बोलने वाला हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा। वहां मैंने आपको समझाया था एप्सिलॉन आर डैश क्या रिप्रेजेंट करता है और एप्सिलॉन आर डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रियल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने पॉइंट बताए थे, अगर नहीं याद है तो मैं अभी आपको बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। एप्सिलॉन आर डैश जो रियल पार्ट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि डाइलेक्ट्रिक ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, और एप्सिलॉन आर डबल डैश रिप्रेजेंट कर रहा था डाइलेक्ट्रिक लॉस को। याद रखिएगा ये पॉइंट, मैं एक बार दोबारा बोलूंगा जिससे कि आपके माइंड में याद हो जाए। जो रियल पार्ट था, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, जो रियल पार्ट था एप्सिलॉन आर डैश वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, और एप्सिलॉन आर डबल डैश जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब सभी स्टूडेंट को याद होगा जब मैंने लेक्चर 1 में, देखो सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक हैं, सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक हैं, आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, आप सारे लेक्चर देखोगे तो आप आपस में लिंकिंग बना पाओगे, अगर आपने डायरेक्टली देखा है तो आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए सारे स्टूडेंट लाइन बाय लाइन आपका लेक्चर देखिएगा, पहले लेक्चर 1, 2, फिर 3 और फिर आपका 4, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहां मैंने जब वैक्यूम का बताया था कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट वहां पर क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और द वैक्यूम। वहां पर मैंने आपको बताया था जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका रखा जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वो कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है, वो कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है जितना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या आ जाता है फॉर्मूला निकल के आ जाता है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये निकल के आता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी कि कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज कर जाता है, सर जी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है जितनी आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अभी आगे आने वाला ये पॉइंट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, यानी कि वो एप्सिलॉन आर क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, और यहाँ जो एप्सिलॉन आर डैश होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि वो आपके एनर्जी स्टोरेज को बता रहा है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो क्या है, एक तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही तरह ही है। तो यहाँ पर इसलिए हमने एप्सिलॉन आर डैश, आप देखेंगे तो एप्सिलॉन आर डैश हमने यहाँ आपका वाई एक्सिस पे ले रखा है, एक्स एक्सिस पर आपकी फ्रीक्वेंसी ले रखी है, और यहाँ देखिए 1 लिख रखा है, यहाँ 1 लिख रखा है, और 1 पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितनी जा सकती है, 1, यानी एप्सिलॉन आर आपका कितना हो सकता है, 1, कितना होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब आपका एयर भी नहीं है, कोई भी कुछ भी आपने कैपेसिटर प्लेट में नहीं लगा रखा है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, जो अभी पूरा समझाया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, कम से कम इतनी तो आपका वो रहेगा ही रहेगी परमिटिविटी, इससे नीचे थोड़ी ना चली जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए आपने क्या करा है, 1 के बाद क्या होता है, हम जब इसे करते चले जाते हैं तो आपका ये 1 पे आके स्टेबल हो जाता है, इसीलिए 1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने अभी आपको ये कैपेसिटेंस वाला पूरा बताया। तो यहाँ पर आपका ग्राफ ये बना हुआ है, ग्राफ आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, याद रखना है। अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो पूरा भाई दोबारा से मैंने यहाँ पर इमेज लगा दिया है कि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था, दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी मैंने बताया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे मैंने वहां पर आपके पिछले जब मैंने पोलराइजेशन बताया था तो वहां पर ही मैंने टॉप पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लगा रखा था, यहाँ पर भी लगा रखा है, जिससे कि आप क्या करें, साथ के साथ उसको देखते चले जाएं। अब बात कर लेते हैं, देखो, लो फ्रीक्वेंसीज की। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसीज पर क्या होगा, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसीज हम चल रहे हैं तो रेडियो स्पेक्ट्रम पड़ेगा, उसके आगे फिर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए, लो फ्रीक्वेंसी से आपका 10 to the power 5, 7, 9, 10, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी पर स्टूडेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको जब पोलराइजेशन पढ़ाया था, रिकॉल कीजिए, पोलराइजेशन पढ़ाया था तो उसमें आपको याद होगा लो फ्रीक्वेंसी पर आपका स्पेस चार्ज भी था, ओरिएंटेशन भी था, आयनिक भी था, और आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था सर जी। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है वो बहुत कम और ना के बराबर देखने को मिलता है किसमें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। बिल्कुल सही कहा सर जी, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो जब मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन से पोलराइजेशन देखने को मिल रहे हैं, या मैं कहूं मुझे कौन कौन सी पोलराइजेबिलिटी देखने को मिलेंगी। क्यों बोल रहा पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या है आपका, पी जो पोलराइजेशन होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर अल्फा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी। जैसे आपके पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ऐसे ही आपके पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैंने पोलराइजेशन ना लिख के यहाँ पर क्या लिख दिया है, पोलराइजेबिलिटी लिख दिया है। तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन सी पोलराइजेबिलिटी आपकी एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि स्पेस चार्ज वाली तो ना के बराबर होती है, तो सर जी आपकी आयनिक, इलेक्ट्रॉनिक और ओरिएंटेशन, ये तीन आपकी पोलराइजेबिलिटी क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो टोटल पोलराइजेबिलिटी मेरी कितनी हो गई, अल्फा देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट, टोटल पोलराइजेबिलिटी मेरी होगी अल्फा इक्वल टू अल्फा ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, प्लस अल्फा आई यानी आयनिक पोलराइजेबिलिटी, प्लस अल्फा ओ यानी कि ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी होंगी, आपका क्या होगा, तीनों की तीनों पोलराइजेबिलिटी आपकी एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि आपका क्या होगा, पोलराइजेशन आपका ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ई की वजह से भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, आयनिक भी है, और आपकी ओरिएंटेशन भी है, पोलराइजेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। डाइलेक्ट्रिक यानी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा यानी कि पोलराइजेशन ज्यादा यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा। तो लो फ्रीक्वेंसी पर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा, हाई मिलेगा आपको। अब आप क्या करते गए, धीरे धीरे आपने क्या करा, आप आ गए ओरिएंटेशन पोलराइजेशन पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले स्पेस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, आयनिक खत्म हो जाएगा, सॉरी उसके बाद आपका कौन सा खत्म हो जाएगा, ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप और आगे चलेंगे तो आयनिक खत्म होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या हुआ, मैं आगे बढ़ गया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो क्या होगा, 10 to the power 10 फ्रीक्वेंसी जो आपकी रहेगी 10 to the power 10 हर्ट्ज की, उससे पहले तक तो मुझे ओरिएंटेशन मिल रहा था, यानी उससे आगे अगर मैं जा रहा हूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 10 to the power 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, तो क्या होगा, उसके आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो क्या होगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका खत्म होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो अब मेरा पोलराइजेबिलिटी किस किस की वजह से बची, पोलराइजेबिलिटी आपकी केवल बची इलेक्ट्रॉनिक की वजह से और आयनिक की वजह से, क्योंकि वो तो आगे हाई फ्रीक्वेंसी तक रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, आपका ओरिएंटेशन वाला खत्म हो गया। पोलराइजेबिलिटी कितनी मिली, अल्फा ई प्लस अल्फा आई। क्या स्टूडेंट ये बताइए, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हुई, बिल्कुल डिक्रीज हुई सर जी, बिल्कुल डिक्रीज हुई। इसका मतलब पोलराइजेशन कम हुआ, बिल्कुल सही, पोलराइजेशन कम हुआ, और पोलराइजेशन कम हुआ तो आपका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, बिल्कुल होगा। ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया ही था, ये रिलेशन मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट तक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि आपकी रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी को हम और बढ़ाते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो मेरा क्या हुआ, हमारा आईआर रीजन में पहुंच गया। देखिए आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन किसमें था, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में था, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में था। तो 10 to the power 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक क्या हुआ, इससे पहले तक आयनिक आपका एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इससे ऊपर करा तो आयनिक भी खत्म। अब क्या हुआ, इंफ्रारेड रीजन से मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा हूं तो आयनिक वाला भी खत्म। तो टोटल पोलराइजेबिलिटी किसकी वजह से बची, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाला बचा होगा,
आयनिक खत्म, ओरिएंटेशन खत्म, स्पेस चार्ज तो होता ही नहीं, ना के बराबर होता है। तो क्या पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू और डिक्रीज हो गई? बिल्कुल सही कहा सर जी, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। इसका मतलब पोलराइजेशन कम हुआ होगा, बिल्कुल कम हुआ होगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई होगी, बिल्कुल कम हुई होगी। ठीक है, और अब यहाँ देखिए क्या बचता है आपका, केवल जो पोलराइजेबिलिटी बच रही है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी बच रही है। तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। वहां पर मैंने आपको डेरिवेशन नहीं कराया था, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप क्या करना, याद रखना। ठीक है, तो वहीं से मैंने ये लिया है आपका P इक्वल टू, तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू ई होता है, और P इक्वल टू मैंने लिखा है n अल्फा ई इंटू ई। कैसे लिख दिया? देखिए मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन होता है आपका पोलराइजेबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अल्फा ई। तो आपका 10 टू द पावर 30 यानी इंफ्रारेड रीजन से आगे केवल कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो अल्फा इलेक्ट्रॉनिक इनटू ई, ये n क्या है? जितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रिक डायपोल्स उस मटेरियल के अंदर बने हुए हैं। तो सिंपल से हमने n अल्फा ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r माइनस 1, यहां से मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन से आपका इक्वेट करके क्या कर लिया मैंने, एप्सिलॉन r की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए एप्सिलॉन r यानी एप्सिलॉन r क्या है, सभी स्टूडेंट बताएं। एप्सिलॉन r है आपका रिलेटिव परमिटिविटी या आप कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिल्कुल सही कहा सर जी, समझ में आ गया। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या निकल के यहां से 1 प्लस n अल्फा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें, एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सभी स्टूडेंट ये बताया, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है वो 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज के अप्रोक्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वहां तक आपका एग्जिस्ट करता है। उसके आगे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में हम जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो ये भी आपका धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता चला जाता है और आपका ये भी जीरो हो जाता है। तो मान लीजिए मैं 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आगे गया, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल आया सर जी, बिल्कुल आया, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जीरो हो गई। अब इस एक्सप्रेशन में जो एप्सिलॉन r का एक्सप्रेशन निकल के आया, इधर एप्सिलॉन e की वैल्यू जीरो रख दो, सॉरी अल्फा e की वैल्यू जीरो रख दो, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जीरो रख दो। क्या सभी ने जीरो रख दी? क्या निकल के आई एप्सिलॉन r की वैल्यू 1। क्या निकल के आया? 1। यानी कि जब सारे पोलराइजेशन मेरे खत्म हो गए तो आपकी किस वैल्यू पे पहुंच जाओगे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? 1 वैल्यू पे पहुंच जाओगे। यही जो मैंने अभी आपको पीछे ग्राफ में बताया था कि मिनिमम वैल्यू आपको रीच हो रही है, उसके बाद ये 1 पे आके स्टेबल हो जाएगा, वो इस तरीके से आया है आपका। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। जो मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए हम जो मैंने अभी बताया 10 टू द पावर 15 से हम आगे चले गए, मान लीजिए एक्सरे रीजन में चले गए, तो ये अल्फा ई क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो आपका एक्सरे रीजन में या मैं कहूं उसके आगे जितने भी आपकी फ्रीक्वेंसीज है, मुझे क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, या आप कहें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है कि एट लो फ्रीक्वेंसीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखिए लो फ्रीक्वेंसीज पर वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रूम टेम्परेचर पर, वो कितना होता है? 80 के लगभग होता है। लेकिन ये मेरा 1.8 तक गिर जाता है जब मैं आपका पहुंच जाता हूं ऑप्टिकल रीजन में। यानी कि मतलब क्या ऑप्टिकल रीजन का मतलब? हाई फ्रीक्वेंसी पर। देखिए लो फ्रीक्वेंसी पर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 80। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको वाटर को लो फ्रीक्वेंसीज पे यूज कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे, तो मेरा अगर मैं यूज कर रहा हूँ ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो सभी स्टूडेंट बताएं कैपेसिटेंस मेरा कितना अमाउंट बढ़ जाता? 80 टाइम्स बढ़ जाता। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ? 1.80 रह गया, दिक्कत हो गई, कैपेसिटेंस आपका गिर गया। गिर गया कि नहीं गिर गया? एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिर जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर। तो क्या कंक्लूजन पॉइंट निकला स्टूडेंट? यही कंक्लूजन पॉइंट निकला कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। चलिए ग्राफ देख, इसका ग्राफ मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। बात कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस। दो टॉपिक मैंने अभी आपको बता दिए, कैसे कैसे पोलराइजेशन आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा पॉइंट है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस, कि डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो एक पॉइंट बस स्टूडेंट्स आपको याद रखना है,
जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वो ज्यादा होता है उन मटेरियल्स में जिनमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। यानी जिन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज्यादा होगा उनमें ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लॉस देखने को मिलेगा। अब यहां से आप पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सर जी क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर मुझे क्या मिल रहा था, लो फ्रीक्वेंसी पर सभी स्टूडेंट एक बार आंख बंद करके जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको सुनिए और इमेजिन करते चले जाइए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को लो से हाई कर रहा हूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि जिन मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उनमें डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब सभी स्टूडेंट बताइए कि लो फ्रीक्वेंसी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, तो क्या डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे? जी हाँ, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी ज्यादा होंगे। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती चली जा रही है और मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ही डिपेंड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस भी कम होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीनों का एक ही आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक लॉस हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तीनों की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। एक ही लाइन में मैंने आपका एक कंक्लूजन कर दिया, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन कैसे भी अगर एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन पूछेगा कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप वो लिख पाए। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिससे कि आपको याद हो जाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, लो से हाई जाने पर, या मैं कहूं रेडियो स्पेक्ट्रम से आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जाने पर मेरी पोलराइजेशन की, मेरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और मेरी डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू क्या होती है, ये घटते चले जाते हैं, ये कम होते चले जाते हैं। समझ में आ गया? अब आपको ये लग रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू और आपकी कम होती चली जा रही थी तो अभी हमें नुकसान हो रहा था, क्योंकि कैपेसिटेंस तो आपका क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी, उसी पे डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमें कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या है, एक डाउन साइड है। किसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डाउन साइड ऑफ यूजिंग दीज मटेरियल इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये हमें जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो ये हमारे एक तरीके लिमिटेशंस की तरह करता है कि हम अगर हम एसी फील्ड यूज कर रहे हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता जा रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस देखिए, पहले ज्यादा फिर कम फिर और कम, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या हो रहा है, कम। डाइलेक्ट्रिक लॉस कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉम्प्लेक्स रिलेटिव परमिटिविटी का? सभी स्टूडेंट बताइए, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट किससे रिप्रेजेंट किया था, एप्सिलॉन आर डबल डैश। यहाँ ग्राफ देखिए, यहाँ ग्राफ देखिए, कभी कभी आपसे इनडायरेक्टली भी पूछ लेगा कि एप्सिलॉन आर डबल डैश का आप वेरिएशन बता दो फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एप्सिलॉन आर डबल डैश आपको यही याद रखना है, किसे रिप्रेजेंट करता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ये देखिए ऊपर आपके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जा रही है, मिनिमम कितनी रहेगी आपकी, 1 तक हो जाएगी, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, 1 से नीचे नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए एप्सिलॉन आर डबल डैश भी लिख रखा है, वही एप्सिलॉन आर डबल डैश का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ज्यादा या आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कम हो गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कम हो गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपकी और कम हो गया। समझ में आ गया? ग्राफ भी ड्रॉ करके आ सकते हैं, ग्राफ भी आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। बात कर लेते हैं जरा इसकी, डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक लॉस हमने देखा था आपके लेक्चर नंबर 3 में, डाइलेक्ट्रिक लॉस मैंने आपको पूरा बताया था क्या होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या कुछ बेनिफिट है, क्या कुछ बेनिफिट है? जी हाँ स्टूडेंट, इसका हमारा बेनिफिट है, इसको हम बोलते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस को। अब क्या होता है उसका एक एग्जांपल मैंने केवल आपको यहाँ पर दे रखा है, जिससे कि आपको केवल एक आइडिया लग जाए। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ये यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में आपके फूड को हीट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा, सुना आपने, डाइलेक्ट्रिक लॉस आपके यूज किए जाते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। बहुत ज्यादा इनका एप्लीकेशन कहां पर है, माइक्रोवेव ओवन में आपकी फूड की हीटिंग के लिए। क्या होता है जनरली देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव में, जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो बहुत क्लोज होती है किसके, देखिए रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन मैकेनिज्म इन वाटर।
जो वाटर में जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपका जो मैकेनिज्म होती है, उसकी जो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है उसके बहुत क्लोज हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो वाटर आपका, इसका मतलब यह है कि जो भी पानी या जो भी वाटर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा डिसिपेट होने की, ठीक है, डिसिपेट होने की वजह क्या हो जाएगा, वो आपका जो भी हीट डिसिपेट हो रही थी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस में क्या था, कुछ एनर्जी आपकी क्या हो जा रही थी, लॉस हो जा रही थी, कुछ एनर्जी लॉस हो जा रही थी। वही जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है किससे, आपकी जो वाटर में ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन की जो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर गई। तो पानी ने क्या करा, वो जो हीट आपकी लॉस हुई थी डाइलेक्ट्रिक से, उस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब पानी ने वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपका रखा होगा माइक्रोवेव ओवन में वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में फूड को हीट करने के लिए। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को या प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने थोड़ा सा बस आपको आइडिया दिया है और बता दिया है, जिससे कि केवल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो हमें क्या है कि बेसिक आइडिया क्या है उसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स और फेरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, क्या फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का कुछ रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से या नहीं है, ये भी जानेंगे हम किसमें, अगले लेक्चर में, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है, समझना है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपको डाउट है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आया है तो भी लिखिए, नहीं आया है तो भी कमेंट में लिखिए, कोई डाउट है तो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। तीनों केसेस में आपको कमेंट जरूर करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी बात आप लोगों तक कितनी पहुंची है। और अगर लेक्चर से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में जान पाए। और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं ओवर होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मजे करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।